पहले तो ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने दिया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया था कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इसको दो पार्ट में कट किया जाता है और यूं इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि लेंस को अगर पलट करके रखोगे, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सरफेसेस को मिल करके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करनी है। तो लाइट रे पहले सरफेस पर फिर दूसरे सरफेस पे आए, या दूसरे सरफेस पे आए फिर पहले सरफेस पर आए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों लेंसेज तो इक्विवेलेंट है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या कहा था कहा गया था कि यहाँ पर लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और इनके बीच का जो पार्ट है इसमें हम वाटर को, ठीक है, वाटर को यूं इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाटर है। अब बोला गया है कि इस कॉम्बिनेशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। ठीक, क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, इस कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये सोच करके बताओ कि कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, और ये भी बताइए इक्वी बाई कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो यहाँ पे तुम अगर कॉम्बिनेशन को देखोगे तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 3 लेंसेस का बना हुआ है। एक कॉन्वेक्स लेंस है पहला, दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये दोनों मिल करके तो कन्वर्जेंस ही लाएंगे। ठीक, ये दोनों कन्वर्जिंग लेंसेस है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा लेंस है ना, ठीक, वो वाटर का बना हुआ है, लेकिन तीसरा लेंस कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करने पर कन्वर्जेंस बढ़ेगी नहीं, कन्वर्जेंस कम होगी, क्योंकि ये वाला जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, इन तीनों लेंसेज के लिए फोकल लेंथ निकालो तो तुम्हें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 1/f1 प्लस 1 इसको मान लेते हैं, ये वाला जो लेंस है इनका नाम रख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, अपॉन प्लस 1/f2 1/f3। इन दोनों का इक्विवेलेंट तो हमें पता है, वो 1/20 है। ठीक है, या चाहो तो इन दोनों के लिए इंडिविजुअली तुम फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर निकाल करके पुट कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉरी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन गिवन है। ये जो हमें ओरिजिनल कॉन्वेक्स लेंस दिया गया था, जो भी कर्वेचर इस लेंस का है सेम कर्वेचर इस कॉनकेव लेंस का है। इन दोनों में डिफरेंस बस ये है, ये वाला कॉनकेव लेंस है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेंस मेकर फॉर्मूला पहले वाले लेंस पर अप्लाई करके
तुम फोकल लेंथ की वैल्यू, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ग्लास का बना हुआ लेंस है और इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऐसे लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस लेंस के लिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, अगर याद नहीं है तो तुम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके म्यू माइनस 1 अपॉन R1 स्टार, ठीक है, -1 अपॉन R2 स्टार, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये है 3/2 -1, और ये 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है, रेडियस की, ये कोऑर्डिनेट है और ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू r अज्यूम कर लेते हैं, तो पहले सरफेस का रेडियस इधर, सेंटर इधर लाई करेगा, और पहले सरफेस के सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, उसको लिखेंगे +r, माइनस, और दूसरे सरफेस का जो कोऑर्डिनेट होगा -r होगा। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि r की जो वैल्यू है ना 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्केव के लिए भी निकाल लेते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, दोनों केसेस में हम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, ये 4/3 -1, ठीक है, 1/20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार पहले सरफेस का कोऑर्डिनेट इधर लाई करेगा। पहले सरफेस के सेंटर का कोऑर्डिनेट लेफ्ट में, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव, माइनस दूसरे का +20, और फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी f3, कितनी आ रही है, 1/3, और ये 1/40, ठीक है, नहीं मैं क्या बोला, ये दोनों ऐड होंगे ना, ये 1/10, तो ये वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव है इसलिए माइनस है, और बाकी इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी। चेक करो, जैसे ही f3 की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इन दोनों के लिए तो हमें पता है डायरेक्टली 1/20 लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये कॉनकेव जो है ना, इसकी इसकी पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ आएगी कितनी, ये वैल्यू आ रही है 30 - 20, 10, ये वैल्यू आ रही है 60। तो कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगी, और कन्वर्जेंस ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, इसीलिए दूर जाकर के लाइट से कन्वर्ज करेंगे। सर यस, सर हमने पहले केस में बोला था ना कि कॉन्वेक्स लेंस का सराउंडिंग मीडियम एयर है, इसलिए फोकल लेंथ 40 आई थी सर, लेकिन यहाँ पे है ना एयर एंड वाटर दोनों लेंस हाँ मैं यही बताने वाला था, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बताने वाला था कि देखो, जब हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, ठीक है, ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, ठीक है, चौथा लेंस है, तो इनके लिए जब इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो इन सारे इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ हम लिखते हैं, ठीक है, जब ये लेंस अकेले मतलब एयर में रखा हुआ, ठीक है, इंडिविजुअली अगर ये सिंगल, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस बाहर अगर रखा हुआ होगा, उस टाइम में हम फोकल लेंथ देखेंगे, ठीक है, और सबकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ, अगर ये लेंसेज अकेले एयर में रखे रहते तो इनकी जो फोकल लेंथ होती, वो फोकल लेंथ यूज करके हम कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर दूसरा लेंस है, ठीक है, और इसके बीच में वाटर रख दिया गया। पहला कंफ्यूजन होता है, ये जो लेंस है इसके लिए फोकल लेंथ अभी इस टाइम में एयर और वाटर के बीच में कैसे कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर होगी दोनों साइड जब, लेकिन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमने निकाला ही है उस केस के लिए
जब ये लेंस अकेले यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई, ये थोड़ी मान रहे थे कि इसके बाद साइड में एक साइड ग्लास है एक साइड एयर है, ठीक है। उसी तरह दूसरा कंफ्यूजन होता है कि ये जो वाटर है ये जो कॉनकेव लेंस है, ठीक, इसकी फोकल लेंथ हम एयर में क्यों निकाल रहे हैं, इसके दोनों साइड ग्लास है, फिर निकालनी चाहिए फिर इसकी फोकल लेंथ निकाल, नहीं ये अगर अकेले इंडिपेंडेंटली एयर में रखा हुआ है तब जो इसकी फोकल लेंथ है वो यूज करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये कंफ्यूजन नहीं रखना, नहीं तो अगर तुम चाहते ही हो कि प्रॉपरली रे डायग्राम तो तुम्हें अलग अलग करके ना यहाँ पे अलग से तुम्हें प्रॉपर रे डायग्राम बना करके हर एक के लिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जैसे कि तुम पहले लेंस की वजह से इमेज निकालोगे तो उसमें पहले लेंस की फोकल लेंथ तुम्हें लिखनी पड़ेगी, या फिर फोकल लेंथ नहीं, तुम्हें हर एक सरफेस पर कर्व सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला भूल जाओगे तो दूसरा तरीका हो सकता था सॉल्व करने का कि पहले प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन, दूसरा फिर कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा तुम्हें ग्लास और वाटर के बीच में करना पड़ेगा, फिर एक रिफ्रैक्शन ग्लास और वाटर और ग्लास के बीच में, फिर ग्लास और एयर के बीच में, फिर इस तरह से इमेज निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये लेंदी मेथड होगा ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें इन तीनों लेंसेज की इंडिपेंडेंट फोकल लेंथ देखनी पड़ेगी, फिर कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ हम निकालेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है ठीक है, ओके ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही वार्म अप के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो लेंसेज से रिलेटेड वो कवर करने और कुछ क्वेश्चंस करने, यही टारगेट है। इसके बाद तुम्हारा रिऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस मैं देख रहा था लेकिन मैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस अभी सेलेक्ट नहीं कर पाया। एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, ये आया हुआ है शायद, ये कब का क्वेश्चन है, 2015 सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी एक कॉनकेव मिरर है और इसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और इन दोनों की फोकल लेंथ बताई गई है, फोकल लेंथ ऑफ mirror as well as the lens is 10 centimeter, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा गया है ये है 15 सेंटीमीटर पर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों की फोकल लेंथ बता दी गई है, बस और कुछ नहीं बताया। बोला गया कि कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनल ये ऑब्जेक्ट है, पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, दो दो तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। एक तो इस ऑब्जेक्ट की लेंस से डायरेक्टली इमेज बनेगी, ठीक है, और उसकी जो लाइट है ना वो आगे चली जाएगी, वो दोबारा मिरर पर नहीं आएगी, तो ये लेंस की वजह से डायरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इससे लाइट से पहले मिरर पे जाएगी, मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगी, रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आएगी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट लेंस पर जाएगी, ठीक है। तो मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और लेंस उस ऑब्जेक्ट की दोबारा एक इमेज बनाएगा, ठीक है, जिसको कि ऑब्जर्वर यहाँ इस साइड रह करके देखेगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर, ठीक है।
कंप्लीट क्वेश्चन तो ये है कि पहले इस सेटअप को एयर में रखा गया है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, और उसके बाद बोला गया कंप्लीट सेटअप को वाटर में रखा गया है, फिर दोबारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो पहले तुम एयर के लिए सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद वाटर के लिए सोचते हैं। एयर के लिए मैग्निफिकेशन निकालनी है कॉम्बिनेशन के लिए। पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड से, ठीक है, बिल्कुल जैसे, ठीक है, तुम लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, बिगिनर्स की तरह सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, दोनों लेंस और मिरर के लिए अपना जो एक्सिस है वो इधर ही मान लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब हम मिरर के लिए इमेज पता करेंगे तो मिरर के लिए, ठीक है, ओरिजिन मिरर के पोल को मानेंगे, ठीक है। तुम लोग इसको ट्राई करो, मैं 1 सेकेंड में आता हूँ।
ओहो, ये स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है कि हाँ चल रही है। ठीक है, सॉल्व किया। ठीक है, तो पहले केस में ठीक है, इमेज की पोजीशन कहाँ पर आएगी? तुम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, वो 30 पर आ रही है, लेकिन ये मेरे फॉर्मूला में प्रॉपरली लेमैन की तरह सॉल्व करता हूँ। 1/v + 1/u = 1/f*। ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। मिरर के लिए इमेज का पता लगाना है, तो 1 इमेज का कोऑर्डिनेट प्लस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, वो +15 है, इक्वल्स 1/f*। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस कॉनकेव में? तुम देख सकते हो कि इसका जो फोकस होगा ना, इसका कर्वेचर यूं है, तो इसका फोकस इधर ही लाई करेगा। ठीक है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वो लिखेंगे +10। ठीक है, तो 1/v = 1/10 - 1/15। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी +30 सेंटीमीटर। दूसरा, न्यूटन्स फॉर्मूला से अगर इसको सॉल्व करते तो तुम बोलते कि यहाँ पर हमारा फोकस कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर है, f/2 पर है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 है ना, तो ऑब्जेक्ट f/2 पर है, तो इमेज 2f पर आएगी। 2f का मतलब है फोकस से 20 सेंटीमीटर, तो टोटल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इससे फिगर अनक्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होगी? ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगी? 30 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर, इमेज तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये I1 और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी टिप की इमेज अगर तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो कि एक ही लाइट रे ड्रॉ करूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, फिगर थोड़ी क्लियर रहेगी। बाकी लाइट रेज भी इसी पॉइंट पर जा करके इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अभी लेंस के बाहर चली जा रही, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से छोटा सा है, और ये लाइट कुछ यूं आ रही है। ठीक है, और ये लाइट कुछ यूं। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो कुछ I1 यहाँ पर बनेगी। ठीक है, बाकी लाइट रेज भी तुम ड्रॉ करोगे, वो इसी पॉइंट से पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। मैग्निफिकेशन कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिरर के लिए लिखेंगे। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, यहाँ पे प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन में -1/v और ये वैल्यू आएगी -30/, ठीक है, 15, और ये वैल्यू आएगी -2। मतलब डबल साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद पता करते हैं कि ये जो I1 इमेज बनी है मिरर की वजह से, ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, इससे ये लाइट रेस के पिक से ना इस तरह से ये सारी लाइट रेस जाएंगी। ठीक है, वो ऑब्वियसली मिरर से यहाँ से ऐसे मिरर से पास होकर के जा रही होंगी। इस तरह से ये इसके टिप से जो भी लाइट रे जाएगी ना, वो ऐसे करके I1 की टिप से पास होगी। ठीक है, और ये सारी लाइट रेज जो है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, और ये I1 ट्रीट होगा लेंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसमें मैं एक ही लाइट रे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ताकि फिगर क्लियर है।
ठीक है, अब लेंस के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी और मैग्निफिकेशन कितनी होगी, इसको मैं स्मॉल m1 लिख देता हूँ। मैग्निफिकेशन फॉर मिरर का पता चल गया, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम में लेंस के सेंटर को, ठीक है, वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। लेंस के सेंटर को हम ओरिजिन मान करके लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो फिर से लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f स्टार। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/v इमेज की पोजीशन क्या होगी वो तो निकालनी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो ये ओरिजिन है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है I1 वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके लिए हम लिखेंगे -20। ठीक है, और लेंस के फोकस का कोऑर्डिनेट, लेंस के फोकस का कोऑर्डिनेट ट्रिकी है। ठीक है, वो एक बार में बताना, ठीक, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने क्लियरली स्टार्टिंग से बताया है कि लेंस के लिए हमें सेकेंडरी फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, और सेकेंडरी फोकस का मतलब है पैरेलल लाइट रे जहाँ पर कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो लेंस का फोकल लेंथ तुम तभी बता सकते हो जब लाइट रे को देख पाओ। ठीक है, तो लाइट रेज यूं आ रही है ना, लेफ्ट टू राइट आ रही है। ठीक है, इसका मतलब इस लेंस का जो फोकस होगा वो कुछ इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट लाइट रेज आ रही हैं तो ये कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कन्वर्ज करेंगी कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। ठीक है, तो हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस का कि फोकस का कोऑर्डिनेट, हमारे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस लाई करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, और वो कहाँ पर लाई करेगा, तुम्हें वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिखेंगे +10। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या आएगी, इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं। ठीक है, ये है 1/10 माइनस 1/20। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें स्टार्टिंग से जैसे मैंने बताई है वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार सेम चीजें अप्लाई कर रहा हूँ। एक पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लिया, और मिरर है या लेंस है तो उसके फोकस का कोऑर्डिनेट तुम्हें देखना पड़ेगा। बाकी प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट देखो, इमेज का कोऑर्डिनेट देखो, ये मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला प्रॉपर्ली अप्लाई करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1/20। ठीक है, तो v की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आएगी +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो 2f पर रखा हुआ है, -2f पर। तो जो इमेज भी बनेगी ना वो बिल्कुल कहाँ पर बनेगी, वो +2f पर बनेगी। इससे एक लाइट से मैं ये वाली ले लेता हूँ। ठीक, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी देर इमेज यहाँ पे ऐसे। ठीक, ये फाइनल इमेज बनेगी आई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे लेंस के लिए, वो -1 के इक्वल आएगी। इसको v/u लिखेंगे, और v इज +20, u इज -10, सॉरी -20, तो m की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो फाइनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, तुम्हें पता है कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन हम कैसे लिखते हैं, पहले के लिए मैग्निफिकेशन, दूसरे के लिए मैग्निफिकेशन। ठीक, क्योंकि इसमें पहले के लिए मैग्निफिकेशन जो होगी ना h1 अपॉन ऑब्जेक्ट की इमेज, और दूसरे के लिए जो मैग्निफिकेशन होगी वो फाइनल इमेज अपॉन सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के लिए इमेज होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल ही होंगे। ठीक है, तो फाइनल मैग्निफिकेशन डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और ऐसे भी सोच सकते हो कि पहला वाला जो मिरर है उसने 2 टाइम्स बढ़ाया और दूसरा वाला मान लो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ओवरऑल कितने टाइम्स मैग्नीफाई होगी, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी।
तो ये वैल्यू आ रही है +2। तुम देख सकते हो कि जो हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसका डबल साइज की इमेज फॉर्म होगी सेम डायरेक्शन में। ये कॉम्बिनेशन के लिए हम बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन, ठीक इस तरह से लाइट यूं जा रही है, कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन +2। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर कंप्लीट सेटअप को वाटर में रखते हैं तो अब क्या चेंज होगा। मिरर के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर में जाने से रिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट थोड़ी होगा। वाटर के अंदर मिरर रखते हैं, लाइट रे वैसे ही I=R से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये बाहर रखते हैं वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं। ऐसे भी फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है मिरर के लिए R/2, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई टर्म नहीं आता है। लेंस के लिए डिफरेंस आएगा, ठीक है, लेंस के लिए डिफरेंस आएगा और लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और वाटर में रखेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगी क्योंकि कन्वर्जेंस रिड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो डिक्रीज कर जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो कन्वर्जेंस कम होगी और फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं है तो यहाँ तक वाला पार्ट जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट तो सेम रहेगा, मतलब मिरर तो वहीं पर इमेज बनाएगा, लेकिन लेंस की वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो वो पार्ट तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास दो अलग अलग लेंस हैं, 4 सिचुएशन दी गई है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये हमारा यूं इस तरह से लेंस है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये इसको इनको वाटर में इमर्स कर दिया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं, एक ऑयल में इमर्स किया गया है, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, चलो एक बार वाटर में इमर्स करते हैं और दूसरी बार इसको किसी दूसरी ऑयल में इमर्स करते हैं, और दूसरी ऑयल किसी और तरह की है, कुछ ऐसी है। ठीक, ऑयल के अंदर इमर्स किया गया है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि लेंस के मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। यहाँ पर वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और यहाँ पे ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। इसमें ये भी पूछा जा सकता है फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, लेकिन मेरा यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन ये है कि पहला वाला लेंस और दूसरा वाला लेंस, इन दोनों के बारे में जब एयर में रखे गए वो तो क्लियर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है।
ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वाटर में रखेंगे तो ये दोनों लेंस, इन दोनों लेंसेज का नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग होंगे या डाइवर्जिंग। फिर ऑयल में रखेंगे तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, बताओ। पहले वाटर के लिए बताओ। ऑब्वियसली पहले तो ऐसे सोचते हैं, बिना किसी फॉर्मूला के कॉमन सेंस से सोचते हैं कि यहाँ पर भी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, ग्लास का मटेरियल, लेंस का मटेरियल सराउंडिंग से ऑप्टिकली डेंस है, जैसा कि एयर में था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही लाइट रे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, डिफरेंस ये होगा कि कन्वर्जेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जितना कि एयर में होता था। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ मतलब अभी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिखेंगे, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव में लिखेंगे विद दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ की जो वैल्यू है एज सच वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, पहले ये पास में कन्वर्ज करता तो ये थोड़ा दूर में जाकर के कन्वर्ज करेगा। पहले ये पास में डाइवर्ज करता, ठीक है, तो ये अब ये दूर जाकर के डाइवर्ज हो। ठीक है, लेकिन अभी भी ये कन्वर्जिंग है और अभी भी ये डाइवर्जिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल में इमर्स करते हैं और इस बार, अच्छा एक मिनट, ये तो कॉमन सेंस से बताया और यही कंक्लूजन तुम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके भी कह सकते हो। पहले केस में देखो, पहले केस में 1/f स्टार, ये वैल्यू म्यू -1, ठीक है, 1/r r1 स्टार 1/r2 स्टार। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अभी कॉनकेव को भूल जाओ, सिर्फ कॉनकेव के लिए डिस्कस करते हैं, इसका ऑपोजिट कॉनकेव के लिए हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव था। ठीक है, और ये वाला पार्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव था पहले, ठीक, जब एयर में रखते तो लेंस का मटेरियल सराउंडिंग से ज्यादा था, तो म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा था, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, लेकिन पानी में जब इमर्स करते हैं, ठीक है, पानी में जब इमर्स करते हैं, म्यू -1 1/r1 स्टार -1/r2 स्टार। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो पहले, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, चाहे पानी में कहीं पर भी रखो, जो सरफेसेस है वो तो सेम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ये μ-1 ये अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इस पार्ट की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर गई है, कन्वर्जेंस डिक्रीज कर गया, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ अभी भी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइनल केस में जाते हैं। ठीक है, जब हम लेंसेस को लेंस के मटेरियल से ज्यादा डेंसर मटेरियल में इमर्स कर देते हैं, ठीक है, सराउंडिंग की डेंसिटी ज्यादा है और लेंस की डेंसिटी कम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा तुम देख सकते हो। पहले मैथमेटिकली सोचते हैं, मैथमेटिकली इस तरह से सोचते हैं, ये वाला पार्ट तो अनचेंज रहेगा, ये तो अभी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब क्योंकि सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गई है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑयल ये नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी 1 से कम हो जाएगी। तो ये पहला वाला जो पार्ट है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने का मतलब क्या है पता है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग से अब डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, दिखने में ये कॉन्वेक्स है, लेकिन इसका बिहेवियर पता है कैसा होगा, ये ऐसा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कुछ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वो अलग डायरेक्शन में बेंड करती है, लेकिन जैसे वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम, ठीक है, नॉर्मल बेंड होने लगती है।
तो जो भी पहले डायरेक्शन थी ना लाइट रेज की, ठीक है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थी, हर एक लाइट रे की डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो जो भी कन्वर्जिंग लाइट रेज थी वो डाइवर्जिंग में चेंज हो जाएंगी, और जो भी डाइवर्जिंग लेंस थी, डाइवर्जिंग लाइट रेज थी, वो ऐसे कन्वर्जिंग में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मैथमेटिकली तो डायरेक्टली पता चल रहा है, ये वाला पार्ट तो अनचेंज ही रहेगा, ये पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, पहले नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन पहला वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का साइन चेंज होने की वजह से, ठीक, इस वाले पार्ट का साइन चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो नेगेटिव, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन रखा है, एक मिनट देखना। हाँ, ये क्वेश्चन था, याद है। अब इसकी वैल्यूज मुझे याद नहीं है, क्या किया जाए। हाँ, तो तुम्हारा जो डाउट था अभी, वो डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे इस तरह से कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड है, लेकिन इसके, ठीक है, यहाँ पर सरफेस पर इस तरह से हम एक लेंस कनेक्ट करें, छोटा सा, ठीक है। एक्चुअली ये एक्वेरियम है, ठीक है, एक्वेरियम में होता क्या है, कि छोटा सा होल फॉर्म हो जाता है, उस होल को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं, ठीक, इस तरह से। लेंस लगा देते हैं, और ये भी बिल्कुल इक्वी बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इक्वी बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके सामने फिश, इस तरह से एक्वेरियम के अंदर फिश है, चलो इसको कलर, एक्वेरियम के अंदर इस तरह से फिश है, ठीक है, और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये जो फिश है ये बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और जो ऑब्जर्वर है वो भी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, ठीक है, इस तरह से आकर के, ठीक है, देख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फिश की एपरेंट पोजीशन ऑब्जर्वर को कहाँ पर दिखेगी। डिस्टेंसेस सारी मेंशन कर दी गई हैं कि ये, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वैसे पहले की तरह, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 1.5, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसको सॉल्व करो। ये सब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा, लेकिन इन सब क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो ये आसान लगने लगेंगे, और जो तुम्हारे नीट के क्वेश्चन है वो और आसान लगने लगेंगे, ठीक है, उनको और तुम जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और इससे जो भी तुम्हारे थोड़े बहुत कंसेप्ट में कमी रहेगी वो भी क्लियर हो जाएगी। ये सॉल्व करो और आंसर बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यूज मैंने अपने से रख ली हैं, मुझे
क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तुम लोग सॉल्व करने का दो तरीका है। आंसर आया किसी का? दो तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि तुम ऐसा करो कि, ठीक है, ये फिश हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमें पता लगानी है। तो फिश से जो भी लाइट रेज ऐसे आएंगी, ठीक, इस तरह से लाइट रेज आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो ये जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाला होगा। तो इसकी रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस की वजह से कहीं पर ऐसे इमेज बनती, ठीक, इस तरह से। लेकिन इसके बाद दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये लाइट रे दोबारा बेंड करेगी, इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड करके बताता हूँ, ठीक है। तो लाइट रे पहले, ठीक, इस तरह से पहले सरफेस पे रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ पर इमेज बनती मान लो, और फिर से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, फिर दोबारा यहाँ पर इमेज बनेगी, ये फाइनल इमेज होगी। और इसको I2 को हमारा ऑब्जर्वर देख पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली हम दोनों इंडिपेंडेंट सरफेसेस पर, दोनों इंडिविजुअल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला अप्लाई करें, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका है, तुम बोलोगे लेंस फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो लेंस फार्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि वो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है वो तब के लिए दी गई है जब ये लेंस एयर में रखा गया है। और लेंस की फोकल लेंथ डेफिनेटली डिपेंड करती है कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है। तो यहाँ पे सराउंडिंग दोनों साइड एयर नहीं है, ठीक है। जब दोनों साइड एयर है उस केस के लिए फोकल लेंथ पता है, और उस केस के लिए 1/v माइनस 1/u से हम फाइनल इमेज की वैल्यू, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है कि इस केस के लिए तुम अलग से फोकल लेंथ निकालो, इसको एक लेंस मान लो, लेंस तो है ही, लेकिन लेंस के दोनों साइड जब अलग अलग मीडियम रखे रहते हैं तो फिर फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ निकालो और फिर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इंडिपेंडेंटली दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इमेज का पता लगाओ, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स हो गए सॉल्व करने के? सबसे पहला मेथड है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, फोकल लेंथ फॉर द केस, ठीक है, व्हेन बोथ साइड्स, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट मीडियम। तो फोकल लेंथ ऐसे, ऐसी कंडीशन के लिए तुम डिराइव कर लो, ठीक है। फिर फोकल लेंथ पता चल गया ऐसे केस के लिए, तो अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तुम इमेज की पोजीशन है। या दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि तुम दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन एट, दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन कंसीडर करके फाइनल इमेज का पता लगाओ, और ये मेथड कभी फेल नहीं करेगा। और लेंस फॉर्मूला भी जो आया है वो यहीं से आया है, ठीक है। लेकिन ये जो लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, सराउंडिंग, दोनों साइड सराउंडिंग हम
सेम मीडियम मान करके ड्राइव किए थे, ठीक है। तो दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि पहली बार जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो वाटर और ग्लास का होगा, दूसरी बार रिफ्रैक्शन ग्लास और एयर का होगा। और तीसरा मेथड है कि तुम चाहते हो कि नहीं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो तुम ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेंस को ऐसे अलग मानो, ठीक है, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस को ऐसे अलग मानो, ठीक है, इस तरह से। तो एक बार ना तुम रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करके, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, इमेज की पोजीशन निकालो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फिश है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, वो पहले इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन तो होगा ही। तुम रिफ्रैक्शन कैसे मानोगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे मानोगे, तुम रिफ्रैक्शन मान दो वाटर और एयर के बीच में, ठीक, वाटर और एयर के बीच में रिफ्रैक्शन मान करके इमेज पता करो, और फिर एयर से अब तुम लेंस फॉर्मूला मान अप्लाई करके फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी पता लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम, अगर तुम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तुम्हें रिफ्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड एयर, ठीक है, मानना पड़ेगा, ठीक है। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एयर में लाइट आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद एयर से लाइट लेंस में जा रही है, और फिर लेंस फाइनल इमेज बना रही है। और इस केस के लिए क्योंकि दोनों साइड अब एयर है, तो तुम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तुम बोलोगे एयर तो है नहीं, तो जो जबरदस्ती हम एयर इंट्रोड्यूस करके दो बार एयर का रिफ्रैक्शन कैसे मान सकते हैं? मान सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर दोनों सेम सरफेस है ना इस तरह का, ठीक है, ठीक है, तो जितना एक सरफेस से जितना भी, मतलब एक सरफेस तुम देखोगे कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है, सेम कर्वेचर का, अगर इस तरह का सरफेस होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इमेज में कोई इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक, जहां पर लाइट रे को कन्वर्ज होना था या डाइवर्ज होना था, इन दोनों सरफेस का इफेक्ट जो है ना फाइनली नलीफाई होगा। अगर दोनों सरफेस सेम है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो हमेशा ऐसा जो सरफेस है, ठीक है, उसका फाइनल इफेक्ट, ठीक है, नलीफाई हो जाएगा। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहले वाटर से एयर मानो, फिर एयर में जैसे ही आ गई लाइट तो उसको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इमेज निकालो। तो मैं इसमें से एक मेथड यूज कर लेता हूँ, और बाकी दोनों मेथड से तुम सॉल्व करके फाइनल आंसर तुम्हें निकालना है, और आंसर मैच करने चाहिए, तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मेथड है कि रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाटर टू एयर, और सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, डायरेक्टली फिर लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज निकालेंगे। तो मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता, मुझे फोकल लेंथ याद नहीं है अलग अलग मीडियम के लिए लेंस की कितनी होती है, ठीक है, तो मैं इसी को प्रेफर करता, क्योंकि दो बार फॉर्मूला तुम्हें यहाँ भी लगाना है यहाँ भी लगाना है, तो दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सारी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डेवलप कर ली है, तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉपरली उनको हमें अप्लाई करना है बस, ठीक है। ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ओके, और इधर वाटर है, ठीक है, ये वाटर है इधर, और ये लेंस का भी दिखा देते हैं कि ये ग्लास मटेरियल है, कि वरना ये एयर जैसा लगेगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इधर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में बता दी गई है 20 सेंटीमीटर है।
ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यूज चाहिए होगी। हमें लेंस के लिए एयर में फोकल लेंथ दी गई है और हमें पता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनको भी लिख देते हैं, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ठीक है। यहाँ पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है, ठीक है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितनी है 3/2 और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो इसको अज्यूम करना है 1 है। ओके, कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ से लाइट रे जो जाएगी ना तो वो पहले सरफेस पर भी कन्वर्ज होगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस है, डेंसर सरफेस है, डेंसर, और दूसरे सरफेस पर भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि ऑब्जेक्ट कितना पास रखा हुआ है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास हो जाएगा ना, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास हो जाएगा यहाँ पर तो लाइट से पहले इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग होगी कि उसको कन्वर्ज करने के बाद भी ना फाइनल लाइट से डाइवर्जिंग रह जाए और इमेज इधर बन जाए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा गेस ये इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बताई गई है, तो मेरा ऐसा अजम्पशन है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो श्योर हूँ लेकिन मतलब अगर ऐसे हम लोग डायरेक्टली सोचें तो ये भी पॉसिबल है कि पहले सरफेस से कन्वर्ज दूसरे सरफेस से कन्वर्ज इमेज कुछ इधर बने, ठीक है। ओके, एनीवे इमेज कहीं पर भी बने लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो इधर आएंगी और ऑब्जर्वर उन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को देख कर अगर ऐसे आ रही है तो रियल इमेज देखेगा, ऐसे आ रही है तो वर्चुअल इमेज दूसरी साइड देखेगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज का पता लगाएंगे, ठीक है। तो हाँ, वहीं पर है, पीछे है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज, लेटेस्ट से पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर बन रही है। ये कहाँ पर बनेगी पता नहीं है, हम रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं कि बस 1 मिनट में अभी कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। राइट साइड को पॉजिटिव एक्सिस कहीं भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेकिन इसको ओ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको सेंटर ऐसे सी लिख देता हूँ, ठीक है। मिरर सॉरी, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला बताओ। ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा, ये पॉइंट है I1। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला वो कहता है सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट, μ2 माइनस μ1 अपॉन R स्टार, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ग्लास मीडियम है, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू माइनस 1/R1 स्टार माइनस 1/R2 स्टार, ठीक। इससे हमें पता चला है कि R की जो वैल्यू है ना वो भी 10 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा, R की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। ये सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि दोनों साइड के जो सेंटर्स है ना वो 10 सेंटीमीटर पर है सरफेस से, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक एक करके बताओ। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम कौन सा है? फर्स्ट मीडियम वाटर है, सेकंड मीडियम ग्लास है,
ठीक है। तो सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लिखेंगे 3/2, इमेज की पोजीशन इसको V1 लिख देते हैं, ठीक। I1 की जो पोजीशन है वो V1 है, ठीक है, माइनस फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितनी होगी, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगी बॉटम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये लिखेंगे +20 के क्वेश्चन में गिवन है, μ2 ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस μ1 वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले सरफेस का सेंटर किधर लाई करेगा, वो कुछ इधर लाई करेगा इधर, ठीक है, वो लाई करेगा 10 सेंटीमीटर पर और उसका कोऑर्डिनेट होगा -10। इस सरफेस का सेंटर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ये लिखेंगे -10, ठीक है। तो इससे V1 की वैल्यू पता चल जाएगी, वो वैल्यू कितनी आ रही है इसको जरा बताओगे, ये है 3/2V1 -4 एक मिनट 4 5 1/15, ठीक है। और ये वैल्यू इधर है कितनी 3/2, ये तो हो गया कितना 8 9 -8, ये 1/6 -1/60, इसको चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 3/2V की वैल्यू हो जाएगी, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ 1/15 -1/6, ये कैलकुलेशन सही है ना, इसको चेक करो, ठीक है। और ये वैल्यू आ रही है 1/60 है, तो ये वैल्यू आ रही है 3/60, 3/60 है ना 1/20, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ रही है V1 की वैल्यू आ रही है 30, V1 की वैल्यू आ रही है +30, ठीक है। तो जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था वही हुआ कि हमारी जो इमेज है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही फॉर्म हो रही है, ठीक। इसका मतलब है कि लाइट जो है ना कुछ इस तरह से लाइट किस तरह से बेंड कर रही होगी पता है, इसको थोड़ा सा लाइट कुछ इस तरह से बेंड कर रही है, ठीक है, और कन्वर्ज कर रही है, लेकिन थोड़ा कन्वर्ज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर फॉर्म हो रही है I1, और ये जो I1 है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, और ये डिस्टेंस, ठीक है, हमने सॉल्व किया है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आ रही है 30 सेंटीमीटर। अब सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करो, सेकेंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा है, वो सेकेंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा है, वो ग्लास है, और सेकेंड मीडियम कौन सा है, वो सॉरी फर्स्ट मीडियम ग्लास, सेकेंड मीडियम एयर, ठीक है। तो सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फाइनल इमेज माइनस फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये आई है +30 इक्वल्स सेकेंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन सरफेस का के सेंटर का कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर इस बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा और ये लिखेंगे +10, ये है +10, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल पोजीशन कहाँ पर आएगी ये हम पता लगा सकते हैं,
ये हो जाएगा कितना 3 1/20 इक्वल्स ये 1/2 वैल्यू है। ओहो, इससे पता चल रहा है कि जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। इसका मतलब ये जो लाइट है ना फाइनल जो बाहर आएगी, इसलिए डेटा मैंने ऐसा ले लिया कि ये पैरेलल हो जाएगी, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि बहुत ही दूर है इंफिनिटी पर। ठीक है, और ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, एक्चुअली यही इसकी फोकल लेंथ है, ये अगर तुम पहले मेथड से सॉल्व करते, क्योंकि इसी डिस्टेंस पर लाइट से पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना और बाकी दोनों में मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको सही से सॉल्व, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे 20 सेंटीमीटर नहीं देना था, 20 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर रखता ना, तो ये लाइट से कहीं आगे जा करके कन्वर्ज होती। ये लाइट से अगर ये और दूर रहता, ये ऑब्जेक्ट कहीं और दूर रहता, तो फिर लाइट से कहीं कन्वर्ज करती। ठीक, अगर पास रहता ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर से, तो कन्वर्ज नहीं करवाती, डाइवर्जिंग लाइट से बाहर आती, तो ऑब्जर्वर को लगता कि वर्चुअल इमेज पॉजिटिव एक्सिस पर ही लाई कर रही है। ठीक है, चलो इसको बाकी दो मेथड से तुम लोग सॉल्व कर देना।